हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम सॉल्यूशन की केमिस्ट्री के क्लास में आज हम रासायनिक बंधन के बारे में जानेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के फलस्वरूप बने बंधन को परमाणु बंधन कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के फलस्वरूप बने बंधन को परमाणु बंधन कहते हैं। परमाणु बंधन तीन प्रकार का होता है। एक वैद्युत संयोजी बंधन, दूसरा है सहसंयोजी बंधन, तीसरा है उपसहसंयोजी बंधन। तो यहाँ पर रासायनिक बंधन कितने प्रकार का या परमाणु बंधन तीन प्रकार का होता है। नंबर एक है वैद्युत संयोजी बंधन, दूसरा है सहसंयोजी बंधन और तीसरा है उपसहसंयोजी बंधन। वैद्युत संयोजी बंधन किसे कहते हैं? जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के द्वारा होता है तो उसे वैद्युत संयोजी बंधन कहते हैं। जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से या स्थानांतरण के द्वारा होता है तो उसे वैद्युत संयोजी बंध कहा जाता है। वैद्युत संयोजी बंध कहा जाता है। जैसे कि अब सोडियम पर +1 आयन और क्लोरीन पर देखा जाए, लास्ट क्लोरीन का कितना होता है, इस पे भी -1 इलेक्ट्रॉन और सोडियम मिल करके NaCl बनाता है। जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के द्वारा होता है तो उसे वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। जैसे Na अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्लोरीन का अष्टक पूर्ण करती है, मतलब कि एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन के द्वारा साझा करके अपने अष्टक को कंप्लीट करते हैं, वहाँ पर वैद्युत संयोजी बंध होता है, जिसे NaCl का हुआ। ऐसे आयनिक यौगिक के गुण क्या हैं? आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में प्रायः घुलनशील होते हैं। तो आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में प्रायः घुलनशील होते हैं और वो घोलक जिनका परावैद्युत स्थिरांक उच्च होता है ध्रुवीय घोलक कहलाता है। जैसे कि जल और द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। द्रवांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है और आयन की मात्रा प्रायः उच्च होती है। जालक ऊर्जा किसी रवा अर्थात किसी क्रिस्टल के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि किसी क्रिस्टल के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। सहसंयोजी बंधन कोवैलेंट बॉन्ड, जब दो सदृश या असदृश परमाणु अपनी वाहितम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं तब उनके बीच स्थित बंध का सहसंयोजन बंध कहलाता है। जब दो सदृश या असदृश परमाणु अपने वाहितम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करते हैं तब उनके बीच स्थित बंधन या बंध को सहसंयोजन बंध कहते हैं। जैसे यहाँ पे Cl2, अब ये कैसे इलेक्ट्रॉनों का साझा किए? अब ये अपने इलेक्ट्रॉन का साझा कैसे किए? क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 17 होता है। कितना होता है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और यह अपने अंतिम कक्षक में अगर देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इनका अष्टक, जैसे कि क्लोरीन, ये क्लोरीन है, ठीक है, और ये भी क्या है? क्लोरीन है। अब इसके वाहितम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 7 होते हैं।
1 2 3 4 5 6 और एक 7, ऐसे इसके भी इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपने अष्टक को कंप्लीट करने का। तो यह एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और यह एक इलेक्ट्रॉन इससे लेकर के अपने अष्टक को कंप्लीट कर लेगा। ऐसे ही ये जब इलेक्ट्रॉन सहसंयोजन बंध तभी कहलाएगा ये अपना कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे Cl2 बन गया। इसको समझने के लिए सादा पेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ समझते हैं। जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 और 7 होगा, अर्थात यह अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होना चाहिए, तभी ये अपना अष्टक कंप्लीट कर सकता है। इसीलिए क्या करेगा, यह एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दे करके अपना अष्टक को कंप्लीट करेगा। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ Cl हुआ, और ये देखिए 2 2 4 और 2 6, एक होगा इसका 7। अभी इसका अष्टक कंप्लीट नहीं है, तो यह दूसरे क्लोरीन से क्या करेगा, दूसरे क्लोरीन से अब दूसरा क्लोरीन का परमाणु क्रमांक या इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसे रहेगी, ठीक है, और बीच में प्लस रहेगा। अब ये क्या करेगा, यह एक दूसरे से अपना इलेक्ट्रॉन दे करके साझा करके अपना ये अष्टक कंप्लीट करेगा। जैसे देखो अभी इसके पास कितना है 7 है, और ये 8 करने के लिए इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया, साझा किया, और जब साझा करेगा तो इसी से या इसके द्वारा कोई भी हो सकता है साझा करने के बाद में, तो ये Cl2 का निर्माण हो जाएगा। तो ये ऐसे ही क्या करना है, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। वही यहाँ पर बताया गया है कि सहसंयोजी बंधन क्या है कि जब दो सादृश या असादृश परमाणु अपनी वाहितम कक्षा के एक इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं, तब उनके बीच स्थित बंध को सहसंयोजन बंध कहते हैं। यहाँ पर वही चीज़ें दिखाया गया है। सहसंयोजी यौगिक के क्या गुण हैं, देखो सहसंयोजी बंधन दृढ़ और दिशात्मक होता है, अतः वे विभिन्न स्थानिक अवस्था में रहते हैं। वे त्रिविम समावयवता प्रदर्शित करते हैं, अतः वो विभिन्न स्थानिक अवस्था में रहते हैं और वो त्रिविम समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। संयोजी सहसंयोजी यौगिक आणविक रूप से रहते हैं, न कि आयनिक रूप से। इस कारण ये घोल की अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। तीसरा है ताप दाब की सामान्य अवस्था में ये प्रायः गैस वाष्पशील द्रव एवं मुलायम ठोस पदार्थ होते हैं। ताप दाब की सामान्य अवस्था में ये प्रायः गैस वाष्पशील द्रव एवं मुलायम ठोस पदार्थ होते हैं। इनका द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। ध्रुवीय घोलों में प्रायः आघूलनशील होते हैं, किंतु अध्रुवीय घोलकों में ये प्रायः घुलनशील होते हैं। विद्युत ऋणात्मकता एवं बंध की प्रकृति, जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच काफी अंतर हो तब उनके बीच बंधन आयनिक होगा, और जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर हो तब बंध ध्रुवीय सहसंयोजी होगा, और जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर शून्य के बराबर होगा तब सहसंयोजी बंधन बनेगा। उपसहसंयोजी बंधन क्या है, अर्थात कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसा बंध जो दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी की साझेदारी से बनता है, किंतु साझेदारी का इलेक्ट्रॉन जोड़ी सिर्फ एक ही परमाणु के द्वारा
प्रदत्त होती है तो उपसहसंयोजी बंधन में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी प्रदान करता है उसे प्रदाता अर्थात डोनर कहते हैं, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी को स्वीकार करता है उसे स्वीकारक अथवा एक्सेप्टर कहते हैं, जैसे कि H2SO4 के निर्माण में। उपसहसंयोजी ये बंध है। इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी। इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो सहसंयोजन बंध के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं उसे ही इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहा जाता। जैसे कि जल के निर्माण में ऑक्सीजन के पास और अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन के पास क्रमशः 2 जोड़ा एवं 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है, जिनका साझा किसी भी परमाणु के साथ नहीं होता है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन H2O में 1 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इनका परमाणु क्रमांक देखा जाए 6। तो ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक तो 8 होता है, लेकिन इसके अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। तो यहाँ पर 2 और 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वही निर्जन जोड़ी कहलाता है। ऐसे अमोनिया के निर्माण में वही जल के निर्माण में ये कार्य होता है। और NH4Cl में आयनीय सहसंयोजी एवं उपसहसंयोजी आबंध है, मतलब कि अमोनियम क्लोराइड में ये तीनों बंध पाए जाते हैं, आयनीय सहसंयोजी और उप सहसंयोजी आबंध। हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन FO या N के संयोग से बने यौगिक के अणु ध्रुवीय होते हैं, जैसे HF, H2O, NH3 आदि। HF अणु में H विद्युत धनात्मक एवं F जो होता है ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अतः H और F के बीच सहसंयोजन बंध में संलग्न इलेक्ट्रॉन युग्म थोड़ा F की ओर खिंच जाता है। फलतः F परमाणु पर थोड़ा ऋण आवेश एवं H परमाणु पर थोड़ा धन आवेश आ जाता है। अतः एक HF अणु का एक विद्युत धनात्मक सिरा दूसरे HF अणु के विद्युत ऋणात्मक सिरे को अपनी ओर खींच लेता है। बंधन ऊर्जा का क्रम। एकल बंधन ऊर्जा का जो क्रम होता है, एकल बंध में कम, द्विबंध में उससे कम और त्रिबंध में सबसे ज्यादा होता है। एकल बंध द्विबंध से अपेक्षा कम होता है एकल बंध में, वही त्रिबंध में सबसे ज्यादा होगा, फिर त्रिबंध से थोड़ा कम द्विबंध में, सबसे कम एकल बंध में। बंध की दूरी एकल बंध में सबसे ज्यादा होगा बंध की दूरी, और बंधों की जो क्रियाशीलता होगी त्रिबंध में दोनों की अपेक्षा सबसे ज्यादा होगा। यह आकर्षण 2 HF अणुओं के बीच एक नए प्रकार के बंधन का सृजन करता है, जिसे हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। हाइड्रोजन बंधन जल एवं HCN हाइड्रोजन साइनाइड में है और H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं है। हाइड्रोजन बंधन एक कमजोर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है जो सहसंयोजन बंध से कमजोर होता है। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के यौगिकों में ही पाया जाता है। सिग्मा बंध क्या है? जब 2 परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रैखिक अक्ष पर अति व्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंधन को सिग्मा बंधन कहते हैं। संस्करण और प्रमुख प्रकार, जैसे कि sp संस्करण है ये रेखीय आकृति का होता है। sp² संस्करण ये त्रिकोणीय आकृति का होता है। sp3 संस्करण ये त्रिकोणीय पिरामिडीय आकृति का होता है। sp3d संस्करण ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति का होता है। द्विपिरामिडीय sp3
sp3d के पावर 2 ये अष्टफलकीय आकृति का होता है और sp3d3 ये पंचभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति का होता है। पाई बंध, जब दो परमाणुविक ऑर्बिटलों के पार्श्व अतिव्यापन होता है तो इससे निर्मित बंधन को पाई बंधन कहा जाता है। ऑक्सीकरण एवं अवकरण क्या है? ऑक्सीकरण जिसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, ये विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे कि सोडियम, अब सोडियम प्लस ये ऑक्सीकरण है। ऐसे यहाँ पर फ्लोरीन +3 तो ये भी ऑक्सीकरण है। अर्थात विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे या आवेश धन आवेश का बढ़ना, तो यहाँ पे फ्लोरीन का 3 इलेक्ट्रॉन प्लस हुआ तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ। ऐसे अवकरण या रिडक्शन, विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलकों के अनुपात का बढ़ जाना या धन आवेश का घट जाना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पे कॉपर के +2 थे, यहाँ पर एक भी ना बचा, अर्थात केवल कॉपर ही है। Cl2 +2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे 2Cl- में हो गया, तो यहाँ पे रिडक्शन होता है, अर्थात आवेश का घट जाना या इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। रेडॉक्स अपक्रिया, ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रियाएं साथ साथ होती हैं। अर्थात जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है, इसे ही रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया जब साथ साथ होती है तो वहाँ पर रेडॉक्स अपक्रिया होगा। अर्थात जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है, इसे है रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अवकारक, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टन, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे अवकारक कहते हैं। कुछ प्रमुख अवकारक हैं जैसे कि H2, CO, H2S, SO2S और SnCl2 आदि, ये प्रमुख अवकारक हैं। ऑक्सीकारक, जिस पदार्थ का अवकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है। और कुछ प्रमुख ऑक्सीकारक हैं जैसे कि ऑक्सीजन, O3, H2O2, HNO3, KMnO4, K2Cr, O2O7 आदि। ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ है। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस अम्ल आदि। ऑक्सीकरण संख्या, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वो संख्या है जो किसी अणु या आयन में उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है। यदि उस परमाणु या आयन से शेष सभी परमाणुओं को संभावित आयनों के रूप में अलग कर दिया जाए, जैसे कि यमन की ऑक्सीकरण संख्या KMnO4 में अगर देखा जाए तो 7 है, तो KMnO4 में यमन की ऑक्सीकरण संख्या 7 ही होगी। ऑक्सीकारक, वो पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है। वो पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है ऑक्सीकारक कहलाता है। अवकारक क्या है? वो पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण की संख्या को घटा देता है अवकारक कहलाता है। ऑक्सीकरण क्या है? वो अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। अवकरण, वो अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है उसे अवकरण कहते हैं। अब अम्ल, भस्म और लवण, मतलब कि अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल क्या है? अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापित या प्रतिस्थाप्य के रूप में होता है, अर्थात H+ आयन
H+ आयन का निकलना अम्ल कहलाता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुल करके H+ आयन देता है, उसे ही अम्ल कहते हैं। और बारानस्टेड एवं लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल वो पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है, उसे अम्ल कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि ये अक्सर पूछा जाता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता, तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल। तो संतरा और नींबू में इन दोनों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता, सिट्रिक अम्ल। चींटी की डंक में मेथेनोइक अम्ल, बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल और बिच्छू बूटी नेटॉल में भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता। अंगूर में टार्टरिक, अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। वही दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। तो ये जो यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत और इनके अम्ल दिया गया है, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंस है और इसमें से अक्सर एग्जाम में पूछता है कि सिरका में कैसा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में कैसा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें एसिटिक अम्ल, वही संतरा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक, टमाटर में ऑक्जेलिक, दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक मेथेनोइक, बिच्छू के डंक में मेथेनोइक, बिच्छू बूटी में मेथेनोइक और अंगूर में टार्टरिक अम्ल और दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अगर बात किया जाए तो अम्ल वो यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। अम्ल वो यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल का जलीय विलयन जो होता है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल जलीय विलयन में नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को ये लाल कर देता है। अम्लों का उपयोग खाने के काम में, जैसे खट्टे दूध जिसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, खाने के काम में किया जाता। सिरका एवं अचार एसिटिक अम्ल, सोडा वाटर एवं अन्य पेय कार्बोनिक अम्ल, अंगूर टार्टरिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, नींबू एवं नारंगी ये साइट्रिक अम्ल, ये खाने के काम में प्रयोग करते हैं। यहाँ पे और भी अम्ल के नाम दिया, जैसे सेब में मैलिक अम्ल, नींबू एवं नारंगी में साइट्रिक अम्ल, नींबू एवं नारंगी में। वही सोडा वाटर एवं अन्य पेय में कार्बोनिक अम्ल, अंगूर में टार्टरिक अम्ल, सिरका अचार में एसिटिक अम्ल, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता। बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। खाना पचाने में HCl अम्ल का उपयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग लोहा पर जस्ता की परत चढ़ाने के पहले लोहा को साफ करने में H2SO4 एवं HNO3 का प्रयोग किया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता। फोटोग्राफी में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने के लिए पहले लोहा को साफ करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन नाइट्राइड का प्रयोग करके H2SO4 एवं HNO3 का प्रयोग करके हटाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग है सोना चांदी के शुद्धिकरण में और खाना पचाने में HCl का प्रयोग किया जाता है।
कुछ अम्लों की प्रबलता घटते क्रम में, जैसे कि HCl है, HNO3, HSO4, H2SO4, फिर CH3C, OOH। अम्लराज क्या है? यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। ये सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम जो है म्यूरिएटिक अम्ल है। ये खनिज अम्ल भी है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF में कांच घुलनशील होता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF में कांच घुलनशील होता है। और बेंजोइक अम्ल दवा बनाने के काम आता है। बेंजोइक अम्ल भस्म अथवा बेस कहते हैं। इसे हम क्षार के नाम से भी जानते हैं। ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है भस्म कहलाता है। ऐसा यौगिक जो जल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है वो क्षार कहलाता। ब्रास-टेन-लॉरी के सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिनमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो वो क्षार कहलाते हैं। ब्रास-टेन-लॉरी के सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिनमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है वो क्षार कहलाता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार वो यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है क्षार कहलाता है। क्षार दो प्रकार के होते हैं, जल में विलेय क्षार और जल में अविलेय क्षार। तो जल में विलेय क्षार ऐसा क्षार जो जल में विलेय हो वो क्षार कहलाता है। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तथा स्वाद में कड़वा होता है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? ये OH- आयन देता है, क्षार कहलाता है। जल में अविलेय ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं, लेकिन क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते, जैसे ZnOCOH का होल ट्वाइस, FeO, Fe2O3 आदि। ये जल में अविलेय क्षार कहलाते हैं। कुछ प्रमुख क्षारों के उपयोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इसका जो प्रयोग है, घरों में चूना पोतने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। गारा एवं प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग। चमड़ा का ऊपर का बाल साफ करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। जल को मृदु बनाने में, अम्ल के जलन एवं मरहम पट्टी करने में भी CaOH होल ट्वाइस का प्रयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग, ये भी इसके प्रमुख NaOH, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। साबुन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता। पेट्रोलियम साफ करने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग। दवा बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग। कपड़ा एवं कागज बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग। कारखाना को साफ करने में भी NaOH का प्रयोग करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। लवण अथवा साल्ट, अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है, अर्थात अम्ल एवं क्षार के अम्ल और क्षार के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है, वही उसे ही लवण कहते हैं। कुछ प्रमुख लवणों के उपयोग, जैसे कि सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक, जिसका नाम साधारण नमक का सूत्र है NaCl। खाने के रूप में अचार के परिरक्षण में इसका प्रयोग होता है। खाने का सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, फार्मूला होता है NaSCO3। ये खाने के सोडे के फार्मूला है NaSCO3। पेट की अम्लता को दूर करने एवं अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। NaSCO3 का प्रयोग। धामन सोडा या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O ये सोडियम कार्बोनेट है या धोबन सोडा। कपड़ा धोने में इसका प्रयोग होता है। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो है अपमार्जक चूर्ण बनाने में करते हैं।
पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बारूद बनाने में इसका उपयोग होता है। बारूद बनाने में भी इसका उपयोग होता है। pH स्केल किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए pH मापदंड का प्रयोग किया जाता है और इसका फार्मूला होता है pH बराबर -log H प्लस आयन। ये इसका फार्मूला है। pH बराबर होगा -log H प्लस आयन। pH स्केल किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए pH मापदंड का प्रयोग किया जाता है उसे, अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगुणक को उस विलयन का pH कहते हैं। किसी विलयन का pH मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता है और pH मान 7 से अधिक होने पर वह विलयन क्षारीय होता है। जैसे समुद्र का जल 8.4 है जो क्षारीय है, रक्त 7.4 है तो क्षारीय, लार का pH मान 6.5 होता है, दूध का 6.4, मूत्र का 6 अम्लीय होता है, शराब 2.8 ये भी अम्लीय, सिरका 2.4 अम्लीय, नींबू जो है 2.2 ये भी अम्लीय है। तो जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होगा वो क्षारीय होगा। सोरेनसन ने कहा 1909 में pH स्केल इन्हीं के द्वारा दिया गया था। सोरेनसन के द्वारा pH स्केल दिया गया। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो वहाँ अम्लीय वर्षा कहलाती है। यदि वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम है तो वहाँ पर अम्लीय वर्षा होती है और वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है और जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास में ही जीवित रह सकता है। pH परिवर्तन के दंत क्षय। मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। जो दांत का इनेमल होता है ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की pH का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस के द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक अम्ल क्षार अभिक्रिया के आधार पर कार्य करता है। किसके आधार पर? अम्ल क्षार अभिक्रिया के आधार पर ये कार्य करता है। तो और विलयन के बारे में वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और विलयन के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने मित्र दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएं। तो अगली क्लास में विलयन के विषय में तो चलिए मिलते हैं। आप वीडियो को बार बार रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।